नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके आगामी CGTET के होने वाले परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधियों के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। ऑप्शन ए, वह पिछड़ा विद्यार्थी है। ऑप्शन बी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऑप्शन सी, वह सृजनशील विद्यार्थी है। ऑप्शन डी, उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। तो देखिए, प्रश्न में क्या पूछा गया है कि कोई विद्यार्थी जो है विद्यालय के सभी गतिविधियों में भाग लेता है और किसी विषय के बारे में जानने हेतु उत्सुक है, तो उस विद्यार्थी को हम किस श्रेणी में रखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, वह पिछड़ा विद्यार्थी है। तो देखिए, जो प्रश्न है उसमें जो है विद्यार्थी का सकारात्मक गुण को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया है वह पिछड़ा विद्यार्थी है, तो ये एक नकारात्मक गुण दर्शा रहा है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन बी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ये भी एक नकारात्मक गुण को दर्शा रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी है, वह सृजनशील विद्यार्थी है, तो सृजनशील होना एक सकारात्मक गुण है। तो सृजनशील का अर्थ क्या होता है, जो कोई नए चीज़ें सीखने और नई चीज़ें करने का जो इच्छुक होते हैं वे विद्यार्थी सृजनशील विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो सकता है। फिर अगला ऑप्शन है, उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। तो मन खेल में है, तो ये जो है अध्ययन की दृष्टि से ये भी एक नकारात्मक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यही जो है एकमात्र सकारात्मक गुण को दर्शा रहा है और प्रश्न में भी सकारात्मक गुण को बताया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है। ऑप्शन ए, शक्ति और गति। ऑप्शन बी, विकास पूर्वानुमेय होता है। ऑप्शन सी, प्रशिक्षक और अधिगम। ऑप्शन डी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो यहाँ पर प्रश्न है, मानव विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो गलत कथन कौन सा होगा। ऑप्शन ए अगर देखें, शक्ति और गति, तो शक्ति और गति जो है मानव विकास से कोई संबंध नहीं रखता, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर अन्य ऑप्शन को देखें तो अगला है ऑप्शन बी, विकास पूर्वानुमेय होता है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। विकास पूर्वानुमेय, पूर्वानुमेय का अर्थ होता है पूर्व अनुमान किया जा सके, तो विकास को जो है व्यक्तित्व को देखते हुए उसका पूर्वानुमान कर सकते हैं। अगला है प्रशिक्षक और अधिगम, तो मानव विकास में प्रशिक्षक और अधिगम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अधिगम, यहाँ अधिगम दिया है, तो अधिगम का अर्थ होता है जानना या फिर सीखना, और ये अधिगम का अर्थ सिर्फ कोई शिक्षण संस्था में सीखने से नहीं है। इसका अर्थ अधिगम में हम जो है जीवन में जन्म से लेकर के हम जो मृत्यु तक जो कुछ भी सीखते हैं वह सब जो है अधिगम कहलाता है। तो मानव विकास में सिर्फ प्रशिक्षक और अधिगम इनका भी रोल रहता है, तो ये भी सही है। अगला है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो मानव विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो ये भी जो है सही है। तो इन तीनों का संबंध जो है मानव विकास से है, परंतु शक्ति और गति का संबंध जो है मानव विकास से नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है। ऑप्शन ए, अध्यापकों को उच्च वेतन देना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन। ऑप्शन डी, छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या करना आवश्यक है, तो सबसे महत्वपूर्ण छात्रों का सतत मूल्यांकन करना है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है छात्रों का सतत मूल्यांकन, क्योंकि छात्रों के सतत मूल्यांकन के आधार पर ही हम उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित कर सकते हैं, उन्हें कैसे शिक्षा दें, उनके लिए अध्यापकों का जो है आवश्यकता कैसे अध्यापकों के हैं इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो इसका सही उपयुक्त उत्तर होगा छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगला है, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए, शक्ति संचालन। ऑप्शन बी, परिवर्तनशीलता। ऑप्शन सी, निरंतरता। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा का अर्थ होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन का लक्षण इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन ए है शक्ति संचालन। तो शक्ति संचालन, मोटिवेशन के थ्रू जो है छात्रों में शक्ति का संचालन हो जाता है। ऑप्शन बी है परिवर्तनशीलता, छात्रों में परिवर्तनशीलता भी आता है। और ऑप्शन सी, निरंतरता भी आता है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं। ऑप्शन ए, जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हो।
ऑप्शन बी जो सटीक हो, ऑप्शन सी पिछली परीक्षा में आ चुका हो, ऑप्शन डी समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे। तो देखिए इस प्रश्न का सबसे उत्तम उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायक हो। ऐसे प्रश्न जो है सबसे अधिक उत्तम होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से जो है विद्यार्थियों में चिंतन मनन जागृत होता है, उन्हें चिंतन मनन करना पड़ता है, जिससे उनके बौद्धिक विकास होता है। तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है। तो यहाँ आपको निबंधात्मक प्रश्नों की खामियां कौन सी है इसे बताना है। तो ऑप्शन ए है विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, ऑप्शन बी है लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते हैं, ऑप्शन सी इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता, ऑप्शन डी इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। तो देखिए निबंधात्मक प्रश्नों से सबसे पहले कल्पनाशीलता का विकास होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम निबंध लिखते हैं तो सब कुछ हमें याद न रहे, फिर भी हम जो है अपने कल्पना के थ्रू निबंध को लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है इसका एक तो सही है। और दूसरा अगर और अन्य ऑप्शन को देखें तो अगर ऑप्शन बी को देखें लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते हैं, तो निबंध लिखने से उनके लेखन कौशल का जांच नहीं करते हैं, तो ये भी जो है खामी में नहीं आएगा, क्योंकि ये भी एक सत्य वचन है। अगर सी को देखें इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं होता है, तो हम किसी के निबंध से ही उसका पूर्ण मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी सही है, ये भी कोई खामी नहीं है। परंतु जो ऑप्शन ए है विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, तो ये जो है इसमें खामी होता है। निबंध में सभी के निबंध जो है विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता को पालन नहीं करते हैं, उनमें कुछ न कुछ कमी होता है, इस कारण जो है ये इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। ऑप्शन ए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, ऑप्शन बी जो समृद्ध हो, ऑप्शन सी जो नौकरी के लिए उपयोगी हो, ऑप्शन डी जिससे अच्छा वातावरण बन सके। तो कैसी भाषा जो है शिक्षा का माध्यम बनना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, क्योंकि किसी को हम शिक्षा दे रहे हैं तो उनको उनके लोकल लैंग्वेज में शिक्षा देना जो है आसान होता है, उन्हें समझने में भी और जो शिक्षा दे रहे हैं उन्हें समझाने में भी। तो ये जो है इसका सबसे उचित उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? ऑप्शन ए कक्षा कक्ष में कार्य की अधिकता, ऑप्शन बी गृह कार्य की अधिकता, ऑप्शन सी लेखन कार्य की अधिकता, ऑप्शन डी अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। तो सर्वाधिक आवश्यक कारक किस हेतु अधिगम अर्थात सीखने के लिए क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन डी अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। जब तक उसके प्रति अध्ययन के प्रति उनमें वैयक्तिक रुचि नहीं है तब तक उनमें जो है अधिगम अर्थात जो है बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति जो है जागृत नहीं होती। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन डी इसका सबसे उचित उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं बुद्धिक परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? ऑप्शन ए बुद्धिक परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है, बिल्कुल सही है ये, ठीक, ये व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है। ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है, तो ये भी एक बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छा शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होना चाहिए ये बताना है। तो ऑप्शन ए है पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी शिक्षण पद्धति के ज्ञान की दक्षता। तो इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन डी शिक्षण पद्धति के ज्ञान की दक्षता। तो देखिए यही कारण है कि आप सभी को शिक्षा भर्ती की तैयारी करने के लिए आपको अलग से बीएड या डीएड करना पड़ता है, क्योंकि देखिए विषय की ज्ञान की दक्षता आप बिना बीएड डीएड किए भी सीख सकते हैं, धैर्य और दृढ़ता भी सीख सकते हैं, और पढ़ाने की उत्सुकता भी जो बीएड डीएड नहीं किए हैं उनको भी होता है। परंतु ये बीएड डीएड का कोर्स लाया गया है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, शिक्षण की पद्धति क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, यही आपको सिखाया जाता है। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सबसे उपयुक्त आंसर होना चाहिए। शिक्षण पद्धति के ज्ञान की दक्षता जो है
एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम है। तो प्रश्न है कि किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर देते हैं तो विद्यार्थियों में क्या प्रभाव पड़ता है, उनके सीखने का जो क्रम है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है स्थिर रहता है, ऑप्शन बी बेहतर होता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी समान रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बेहतर होता है। तो किसी समस्या पर हम अगर विद्यार्थियों को चर्चा करने का अवसर देते हैं तो उनमें जो है नई चीज़ें सीखने के लिए जागरूकता आती है, तो उनके जो है सीखने का जो क्रम है वो जो है एक बेहतर बनते जाता है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यू रचना उपयुक्त होगी। ऑप्शन ए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना, ऑप्शन बी अध्यापक द्वारा निर्देशन, ऑप्शन सी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम, ऑप्शन डी अध्यापक के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, तो इसके अंतर्गत जो है हैंडीकैप्ड बच्चे आते हैं और जो प्रतिभावान बच्चे आते हैं, ये सब बच्चे जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं, इन्हें विशेष प्रकार की शिक्षा दिया जाता है। तो इनके लिए व्यू रचना करना हो तो कैसे व्यू रचना करेंगे कि ऑप्शन सी देखिए सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, तो सहपाठी जो है आपस में जो है चर्चा के माध्यम से शिक्षा का आदान प्रदान करे, तथा सहकारी अधिगम, तो जो है उनके बीच जो है एक अधिगम जो है सहकारी आपस में जो है मिलजुल कर अधिगम बनाए। इससे जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अध्ययन के प्रति जागरूकता बढ़ेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन सी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न है व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्य अवस्था, ऑप्शन बी किशोर अवस्था, ऑप्शन सी बाल्य अवस्था, ऑप्शन डी संपूर्ण जीवन। तो देखिए व्यक्ति और वातावरण से संबंधित कारक, तो व्यक्ति और वातावरण से संबंधित जो कारक है उनका प्रभाव जो है एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में पड़ता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के व्यक्ति और वातावरण कारकों से हमेशा सकते रहते हैं। तो डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, ऑप्शन सी अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु, ऑप्शन डी समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले हैं। तो देखिए यहाँ समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ठीक, तो क्या होता है समावेशी शिक्षा में सबको साथ लेके शिक्षा दिया जाता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, ऐसी शिक्षा को जो है समावेशी शिक्षा कहते हैं। पर देखिए ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले हो, तो सभी के जो है एक ही ज्ञान क्षमता वाले अगर विद्यार्थियों को रखें तो वो एक समावेशी शिक्षा नहीं होगा। समावेशी शिक्षा के अंदर कमज़ोर विद्यार्थियों को और अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को जो है एक समान मान करके ही समावेशी शिक्षा दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की है। ऑप्शन ए महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन बी नाम मात्र की भूमिका है, ऑप्शन सी पूर्वानुमान की भूमिका है, ऑप्शन डी आकर्षक भूमिका है। तो वंशानुक्रम अर्थात जो है आनुवांशिक, इसे आनुवांशिक भी समझ सकते हैं। तो बुद्धि और व्यक्तित्व में जो है वंश का जो है क्या रोल रहता है ये पूछा गया है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नाम मात्र की भूमिका रहता है, क्योंकि किसी का वंश उसके विद्यार्थी का जो है उसके बुद्धि और व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं करता है, वो जो है अपने व्यक्तित्व की वजह से ही उनमें गुण आता है। इसमें जो है वंशानुक्रम का एक नाम मात्र की ही भूमिका रहता है। ठीक, तो ये जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना, ऑप्शन बी है बोधात्मक भावात्मक कौशलों के विकास में मदद करना। तो सतत विकास के मूल्यांकन का ये उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य होगा, यहाँ नहीं है पूछा गया है। ठीक, अगला ऑप्शन है यदि याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, तो ये भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन डी है छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, तो ये भी एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है।
तो ऑप्शन ए दिया है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में परिवर्तित। तो शिक्षण केंद्रित कार्यकलाप में अगर सिर्फ अध्यापन और अधिगम दिया जाए, ये जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं कहलाएगा। शिक्षण के साथ 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 अन्य एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका उद्देश्य नहीं होगा। इस प्रकार जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? ऑप्शन ए विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। ऑप्शन बी विकास संयोग का परिणाम होता है। ऑप्शन सी यह एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी यह अनुमानित है। तो देखिए विकास का सिद्धांत में जो है क्या गलत है पूछा गया है, तो गलत क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो है गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी विकास संयोग का परिणाम होता है, ये जो है गलत है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है अलग अलग विकास होता है, उन सब में जो है अलग अलग तरह से विकास होता है। तो ये जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, ये सही है। सी है यह एक सतत प्रक्रिया है। तो विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह जो है अनुमानित होती है। तो विकास को हम पहले से अनुमानित कर सकते हैं, इस प्रकार ये जो है अनुमानित होती है। तो विकास संयोग का परिणाम नहीं होता है, किसी के संयोग से ये विकास प्राप्त नहीं करते। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। ऑप्शन सी अभिप्रेरणा और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला। ऑप्शन डी परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। तो देखिए विकास का अर्थ जो है परिपक्वता, परिपक्वता का अर्थ होता है मैच्योर, और अनुभव एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला है। तो ये जो है इसका सबसे उपयुक्त अर्थ निकलता है। परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला कहें तो ये जो है इसका सही अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन जो है विकास नहीं होता है। विकास जो है एक सकारात्मक होना चाहिए जिसमें मैच्योर और अनुभव दोनों की आवश्यकता होती है। और अभी प्रेरणा, इससे जो है मोटिवेशन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन हो, ये भी विकास नहीं कहलाएगा। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सबसे उचित अर्थ है। अब अगला प्रश्न है दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। तब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है। तो वह जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए क्रमबद्धता, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी सकर्मक, ऑप्शन डी काल्पनिक निगमनात्मक तार्किकता। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। ये जो है रीजनिंग में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग आप लोग पढ़े होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न देखे होंगे। तो ये जो है एक तार्किक प्रश्न है। ठीक, तो तर्क की समझ हो तो ऐसे जो गुण होते हैं विद्यार्थियों में, तो ये गुण जो है तर्क वाले, ये जो है क्या प्रदर्शित करते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन जी जो सकर्मक विचार को प्रदर्शित करते हैं, ये जो है इसके तर्कपूर्ण जो गुण होते हैं विद्यार्थियों में, जो व्यक्ति में तर्कपूर्ण जो गुण होते हैं उसी को जो है सकर्मक विचार कहते हैं। उसके आधार पर जो हम तर्क वितर्क करके जो है एक सही कंक्लूजन निकालते हैं, इसी को सकर्मक विचार। तो ये जो है ऑप्शन सी सकर्मक विचार कहलाएंगे। ठीक, ये जो काल्पनिक विचार होते हैं इसमें जो है हम कल्पना के माध्यम से हम कोई उदाहरण तैयार करते हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसको जो है काल्पनिक कहेंगे। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सकर्मक विचार। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो देखिए भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा का निर्माण बच्चा कब करता है? जब उसमें शारीरिक विकास होता है, तब बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो देखिए जब वो वास्तविक अवधारणा तैयार करने लगता है तब यह उसकी कौन सी विशेषता को दर्शाता है? तब वो जो है उसकी बौद्धिक विशेषता को दर्शाता है। जब वह बौद्धिक रूप से थोड़ा सुदृढ़ हो जाता है तब उसमें भौतिक सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा निर्माण करने की शक्ति आ जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी सहनशीलता, ऑप्शन डी कल्पनाशीलता। तो बौद्धिक विकास का तत्व कौन सा नहीं होगा? सहनशीलता। देखिए सृजनात्मक होता है, क्या होता है इसको जान चुके हैं पहले से। सृजनात्मक बौद्धिक विकास का तत्व है। चिंतन भी, चिंतन से बौद्धिक विकास होता है और कल्पनाशीलता से भी होता है। परंतु सहनशीलता ये जो है एक प्रकार का शारीरिक विकास को दर्शाता है। ठीक,
तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं जैसे शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी विकलांगों के लिए शिक्षा, ऑप्शन सी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन डी विशेष शिक्षा। देखिए, विशेष कठिनाई, मानसिक स्वास्थ्य और विशिष्ट अक्षम ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे हम विशेष शिक्षा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विशेष शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है? ऑप्शन ए प्रतिबंधात्मक वातावरण, ऑप्शन बी माता पिता की न्यूनतम भागीदारी एवं सहभागिता, ऑप्शन सी गैर भेदभावपूर्ण पहचान और मूल्यांकन, ऑप्शन डी सार्वजनिक शिक्षा पर रोक। तो विशेष शिक्षा के अंतर्गत जो है गैर भेदभावपूर्ण पहचान और उनका सतत मूल्यांकन जो है शामिल होता है। तो इस पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जाता है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल है। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली छात्र, ऑप्शन बी खेलों में उत्कृष्ट छात्र, ऑप्शन सी मादक द्रव्य सेवन करने वाले छात्र, ऑप्शन डी समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के छात्र। तो विशेष शिक्षा के अंतर्गत हम तो पहले विकलांग छात्रों को शामिल करते हैं और उनके साथ साथ जो है प्रतिभाशाली छात्रों को भी शामिल करते हैं। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व अनूठा और विशिष्ट होता है, ऑप्शन बी व्यक्तित्व आनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, ऑप्शन सी व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला है, ऑप्शन डी व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। तो देखिए इसमें गलत पूछा गया है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए को देखिए व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, तो ये बिल्कुल सही होगा, अनूठा और विशिष्ट होता है। ऑप्शन बी है व्यक्तित्व आनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त रूप है, तो ये भी सही है, आनुवांशिक और वातावरण दोनों के द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार से फैला हुआ है, तो ये भी सही है, कुछ अवचेतन और कुछ अचेतन व्यवहार से उनके व्यक्तित्व के फैलता है। फिर अगर अंतिम को देखें तो व्यक्तित्व केवल बाह्य रूप तक सीमित है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि व्यक्तित्व जो है बाह्य और आंतरिक दोनों रूप तक सीमित होता है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ गलत पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A। ठीक, तो ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है। यह आर्टिकल जो है 46वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 21A। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी वयस्क अवस्था, ऑप्शन डी शैशव अवस्था। तो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कौन से काल को कहा जाता है? तो देखिए अगर आप इसे जो है वयस्क अवस्था को समझ रहे होंगे तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो अत्यधिक दबाव और तनाव का जो है काल जो है किशोर अवस्था को माना जाता है। किशोर अवस्था जो है 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो है व्यक्तियों में जो है अत्यधिक दबाव और तनाव होता है। ठीक, तो इसे जो है हम बिल्कुल सही उत्तर लेंगे ऑप्शन ए को। अगला है। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता, इसका कारण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए क्योंकि वह बहुत छोटा है, ऑप्शन बी क्योंकि वह आत्मकेंद्रित है, ऑप्शन सी क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन डी क्योंकि वह कल्पनाशील है। देखिए क्योंकि दूसरों के दृष्टिकोण को क्यों स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि 6 से 7 वर्ष का बच्चा जो है वह जो है आत्मकेंद्रित होता है। 6 से 7 वर्ष के बच्चे जो है दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता, वो जो है अपने स्वयं के बारे में सोचता है। इस कारण जो है वो आत्मकेंद्री होता है, इसीलिए वो दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकता। वो जो करता है वही उसको सही लगता है। तो इस प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है। विद्रोह की भावना
की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन डी मध्य किशोरावस्था। तो विद्रोह की भावना जो है सबसे अधिक होता है पूर्व किशोरावस्था में। तो पूर्व किशोरावस्था ये जो है 10 से 13 वर्ष की आयु का काल है। तो इस अवस्था में जो है कोई व्यक्ति जो है उसमें जो है विद्रोह की भावना जो है सर्वाधिक होता है। ठीक, तो चलिए अब आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए बहुकक्षा व्यवस्था में शिक्षा उपलब्ध कराती है, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्राथमिकता देती है, ऑप्शन सी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराती है, ऑप्शन डी है कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, समावेशी शिक्षा के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। तो समावेशी शिक्षा में हम उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो या कमजोर बच्चे हो, सभी को हम एक साथ लेकर के शिक्षा देते हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं करते। तो इसमें जो है विविधता दिखाई देती है, इस कारण जो है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो जैसे कि हम आज CDP के 30 प्रश्न को हल किए हैं, वैसे भी हम आगे सभी वीडियो में जो है 33 प्रश्न लाएंगे। ये जो है आपके CG टेट के परीक्षा में 30 नंबर का वेटेज रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम होने से पहले आपके इस सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन हल करने का जो टेक्निक है इसको आपको स्ट्रेंथ कर देंगे। तो आप वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।